आपका न्यूज रूम लाइव और आज हमारे साथ मौजूद है देश के बड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सलमान पठान, हिमांशी, ऋतुश्री, फैजान अशरफ और कासिम। जिस तरीके से देश के अगर बड़े मुद्दों की बात करें तो बहुत से मुद्दे भी है, लेकिन हाल फिलहाल सारे मुद्दों पर जो सर्दी है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आज राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहली बार ऐसी सर्दी देखने को मिली है, खासकर जयपुर में। जयपुर की बात करें तो लगातार जो है सर्दी का प्रकोप तेज है और शीतलहर की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता और हमारी को एडिटर हिमांशी हमारे साथ है। हिमांशी, जिस तरीके से राजस्थान में सर्दी का प्रकोप लगातार तेज है और 7 दिन तक भी जो है शीतलहर का प्रकोप रहेगा, और क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है सर्दी को लेकर? देखिए, राजस्थान में ऐसी सर्दी पहली बार पड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शाम को शीतलहर, सुबह शाम जो शीतलहर चल रही है उसको देखते हुए बर्फीली हवाएं चलने लग गई है। बहुत टेम्परेचर भी यहाँ 7 डिग्री 10 डिग्री पहुँचने लग गया है। ऐसी सर्दी राजस्थान में आज से पहले कभी नहीं पड़ी थी। जी बिल्कुल, आपके पास आंकड़े भी खुले हुए हैं हिमांशी के पास, जहां हम देख सकते हैं कि जो शीतलहर का जो प्रकोप है जयपुर, अलवर समेत कई जिलों में जो पारा है रात का वो 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों से यही अपील है कि सर्दी का खास तौर पर ध्यान रखते हुए, जिस तरीके से मैंने अपने आप को कवर किया हुआ है इस सर्दी के प्रकोप से बचाने के लिए, क्योंकि ये शीतलहर कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अपने जो पूरा जो है अपने आप को कवर करके रखें और इस सर्दी से बच के रखें, क्योंकि सर्दी के साथ अगर सर्दी बढ़ेगी तो कोरोना के लक्षण दिखेंगे और कोरोना के लक्षण दिखेंगे तो कहीं ना कहीं आप कोरोना की चपेट में भी आ सकते हैं। तो बात अगर कोरोना की उठी तो हम बात करते हैं सलमान पठान से, किस तरीके से हमारे देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और दिन पर दिन कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से जयपुर में लगातार कल 2800 के लगभग आंकड़े थे। आज सलमान से जानना चाहेंगे किस तरीके कोरोना के आंकड़े और सरकार की तरफ से किस तरह की पाबंदियां लगाई गई है। देखिए जावेद जी, कल 2000 के प्लस एक्टिव केस थे। जी बिल्कुल। अब आज के आंकड़े अभी आए नहीं है, शाम तक आंकड़ा आएंगे तब हमें पता चलेगा कि कितने आंकड़े हैं। और रही बात गाइडलाइंस की, तो अभी 11 से शायद 6 बजे तक या शायद 5 बजे तक का भी लॉकडाउन, 8 बजे तक का लॉकडाउन है। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू का क्या है? वीकेंड कर्फ्यू का ये है कि अभी तक कोई इसकी सूचना नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि रविवार का वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है गहलोत सरकार की तरफ से, और जो है 8 बजे तक मार्केट बंद हो जाएंगे। और तो ये सर्दी जो कोरोना का प्रकोप अभी जो राजस्थान में देखने को मिल रहा है, पहले तो अशोक गहलोत सरकार ने कहा था कि वो किसी तरह का जो है लॉकडाउन नहीं लगाएगी, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, लगातार केसेस बढ़ रहे थे कोरोना के, जो कोरोना के केसेस पहले बढ़ रहे थे, तो लगातार सरकार को कि वो जो इसमें लॉकडाउन नहीं लगाएगी। लेकिन अब राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन आ गई और संडे का कर्फ्यू रहेगा, और ये जो है पब्लिकली कर्फ्यू रहेगा, पब्लिक की तरफ से स्वैच्छिक कर्फ्यू रहेगा। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में और भी जो है गाइडलाइन या कर्फ्यू लगा सकती है सरकार। और अगर हम बात करें आज जो देश के इन सर्दी और जो कोरोना के बाद देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो एक ऐसा ऐप बना हुआ है जिसका नाम है बुल्ली बाई है। लगातार इस पर सियासत थी, इसका मास्टरमाइंड भी सामने आया, और अब जाके बात समझ में आई है कि जो इसका जो मास्टरमाइंड था उसके बारे में जानते हो। उनका ये मानना था कि हिंदूवादी जो फोबिया फैल रहा था सोशल मीडिया पर, उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने जो है इस्लामिक जो महिलाएं हैं उनको टारगेट किया है, और उसी वजह से उन्होंने ये ऐप बनाया। लेकिन कोई भी बदमाश या कोई भी ऐसा जो गलत काम करने वाला पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ता है, चाहे वो कितने ही VPN सिक्योरिटी क्यों ना लगा ले। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ ऋतुश्री जुड़ चुके हैं। जी ऋतु, बताएं जिस तरीके से बुल्ली बाई ऐप का मामला सामने आया था, काफी सियासत हुई, लड़का पकड़ में भी आ गया, और क्या जानकारियां निकल के सामने आ रही है? अभी तक तो कोई अगर ऐसा काम करता है तो उसके पीछे मकसद रहता है कि उसको अच्छा पैसा मिलेगा कमाने के लिए, लेकिन उसका ये सब करने के पीछे कोई पैसा कमाने का मकसद नहीं था। उसने सीधा सीधा कहा कि मेरा पैसा कमाने का कोई मकसद नहीं है। ये है कि जो आपने देखा होगा कि कोई हिंदू देवी देवताओं के नाम से ऐप बना लेते हैं या कोई ग्रुप बना लेते हैं, और जिसपे बद्दे कमेंट करते हैं। ट्विटर पे भी कोई कर देता है, जो ट्रोल होते जी हैं। हाँ, और काफी सोशल मीडिया साइट होती है, इंस्टाग्राम पे आप देख लो, लोग गालियां लिख देते हैं, गंदी गंदी कमेंट कर देते हैं। तो उसका मकसद ये था कि इस तरह हिंदुओं पर करा जा रहा है, तो जो दूसरे समुदाय के जो युवा होते हैं, मतलब कि आप मुस्लिम ले लो या जो दूसरे समुदाय के युवा होते हैं, वो हिंदुओं को ऐसा टारगेट करते हैं, मतलब उनको ट्रोल करते हैं। तो इसने ये बदला लेने के लिए मुस्लिम जो इस्लामिक महिलाएं, मतलब जो इस लड़के की उम्र कितनी बताई गई है? ये इसके अंदर 21 के करीब शायद इसकी उम्र बताई गई है, 21 साल का है ये। मतलब बालिग था, ये सब कुछ समझ सकता था कि किस तरीके से ट्रोल को हैंडल करना है,
कि अमूमन हम देखने को मिलता है कि अगर कहीं क्राइम हो रहा है तो हम क्राइम को ही लेके क्राइम क्रिमिनल ना बन जाए। इनके पास और भी ऑप्शन थे, ये जो है सोशल पुलिस या उनमें कंप्लेन कर सकते थे अगर कुछ ऐसा उन्हें दिख रहा था, लेकिन अब वो खुद ही जो है अपने आप को हर्ट करके उन्होंने खुद एक क्राइम का रास्ता चुना, जो कि बिल्कुल क्राइम है, किसी दूसरे की फोटोज वगैरह वीडियो वायरल करना। और क्या मामला, और क्या जानकारी सामने आई, थोड़ा निकल के थोड़ा बताएं। अभी तो उससे पूछताछ जारी है। अभी उसने सिर्फ इसी चीज का खुलासा किया है कि मेरा कोई पैसा कमाने का मकसद नहीं था, बस मेरा ये टारगेट था कि जिस तरह हिंदुओं के साथ ये सब किया जाता है मैं भी इस्लाम की जो महिलाएं उनके साथ ये सब करूं, तो इसलिए उन्होंने ये सब करा। और अकेला ही मेरे हिसाब से सकते कि अकेला तो ये इंसान इतनी सब चीजें कर नहीं सकता, उसके साथ और भी काफी लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे इस चीज का खुलासा हो रहा है और हम धीरे धीरे आपको इस चीज की अपडेट भी देते जाएंगे। जी धन्यवाद। ऋतु ने बिल्कुल सही बताया कि एक अकेला आदमी इतनी बड़ी ऐप का मास्टरमाइंड नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं इसके और भी साथी है जो भी पुलिस की पकड़ से दूर है। लड़का मास्टरमाइंड था, VPN का यूज करके उसने अपनी लोकेशन चेंज की और इस ऐप का एक्सेस लिया। जहां तक IT पुलिस का कहना है कि इस ऐप को ट्रेस करना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे देश के जो सिपाही है IT के, उन्होंने बहुत ही मशक्कत के साथ इसकी लोकेशन ट्रेस की और एंड द लास्ट ये पकड़ में आ गया। बाद में इसने धार्मिक कार्ड खेलने की कोशिश की जो बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसका मानना तो यही था कि अगर धार्मिक कार्ड खेला जाएगा तो दूसरे लोग इसके सपोर्ट में आएंगे, लेकिन महिलाओं का जहां मामला आ जाता है तो वहां पर कोई भी कार्ड नहीं चलता, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा हमारे देश में बहुत जरूरी, चाहे वो किसी भी समुदाय से क्यों ना हो। बात अगर हमने कर ली है देश जो है सर्दी की, कोरोना की और बुलीवाई एक्ट की, अब थोड़ा टर्न करते हैं देश की सियासत पर। और देश की सियासत में भी सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी चुनाव आने वाले। यूपी चुनाव की सरगर्मियां तेज है, सारी पार्टियां अपना दम लगा रही है। ऐसे में एक खबर निकल के सामने आ रही है कि आजम खान जो काफी समय से जो थे अरेस्ट थे और अब वो बाहर आने के हैं, उनका बाहर आ गए हैं, तो अब अलग अलग पार्टियां उनको अपनी ओर खींचना चाहती है ताकि यूपी चुनाव में अपनी पेट जमा सके, क्योंकि आजम खान एक बहुत बड़े मुस्लिम चेहरा है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मोहम्मद कासिम जुड़ चुके हैं। जी कासिम, जिस तरीके से आजम खान को खींचने के लिए एक तरफ MIM ताकत लगा रही है, एक तरफ BJP लगा रही है, एक तरफ कांग्रेस लगा रही है, तो क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं? मैं आपको बताता चलूं कि आज़म खान पिछले 1 साल से जो जेल में है तब से वो एक अखिलेश यादव की पार्टी से इसका ताल्लुक है और एक अच्छा नेता था, बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा है। जिस तरीके से वो पिछले 1 साल से जेल में, किसी भी पार्टी ने उसकी रिहा होने की जो है बात नहीं की गई, लेकिन अब उसको जब 2 फरवरी को जो है बेल मिलने वाली है तो इस पे आप जो है काफ़ी जो है सियासत गर्म हो चुकी है। उसमें सब लोगों ने अपना अपना जो है हक जिताना जो है शुरू कर दिया है। अब देखना ये है कि कौन सी किस पार्टी को, कुछ लोगों पे जो है सियासत खेली जा रही है उस पर कि आज़म खान को ये वाली जो है पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी पार्टी ने उस पर आवाज़ नहीं उठाई। उसके लिए तो सिर्फ असदुद्दीन अवैसी ही बोलता रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखना ये है कि उसकी बेल के बाद जो है, हाँ जी, उसकी जो बेल है उसके बाद जो है देखा जाएगा कि क्या। जी बिल्कुल, तो पूरी पार्टियां पूरा जोर लगा रही कि आजम खान उनके पास आ जाए, क्योंकि आजम खान एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है। बिल्कुल कासिम ने सही कहा कि आजम खान के किसी पार्टी में शामिल होने से मुस्लिम वोटों पर सीधी पेट पकड़ बनेगी। और जहां तक मेरा मानना है आजम खान BJP में जाने वाले तो है नहीं। अब मामला है AIMIM और जो है सपा की तरफ से पहले थे, तो क्या दोबारा सपा में जाएगा आजम? नहीं, जिस तरीके से देखिए आवाज़ असदुद्दीन अवैसी शुरू से जिस दिन वो जेल में गया था तब से लेकर आज तक वो बोलता आ रहा है, लेकिन जब से वो जेल में, ना तो BJP ने उसकी आवाज़ उठाई, ना तो किसी सपा, ना किसी तीसरी पार्टी ने। तो इससे लगता है कि अगर वो जेल से जब बाहर आएगा तो मुझे लग रहा है कि AIMIM को वो ज्वाइन कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये भी कह रहे हैं कि वापस सपा को ही वो जो है ज्वाइन करेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये कहा है कि हमने तो इसकी, और उसने उसको मुबारकबाद भी दी है ट्वीट करके कि आप जेल से बाहर आ रहे हैं काफ़ी अरसा के बाद, ये इस BJP हुकूमत ने जुल्म किया, जो भी उसने बताया। लेकिन उस तरीके से लग रहा है कि शायद AIMIM को वो ज्वाइन कर सकता है। जी बिल्कुल, ये तो थी यूपी चुनाव की आजम खान की बात। वहीं दूसरी तरफ अगर यूपी चुनाव की बात करें तो राजनीतिक अपने जोरों पर है। ऐसे में कपिल सिब्बल का भी बयान आया है। कपिल सिब्बल ने जो पिछले हफ्ते हुई धर्म संसद पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अब देश का नारा सत्यमेव जयते नहीं, शस्त्रमेव जयते हो गया है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ फैजान अशरफ जुड़ चुके हैं। जी फैजान, धर्म संसद जो पिछले हफ्ते के आसपास हुई थी, तो क्या उसका मामला सामने आ रहा है? अभी क्या अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट से क्या सुनवाई हुई है, क्या है, थोड़ा बताएं।
सर ऐसा है कि धर्म संसद जो हुई थी 17 से लेकर 19 तारीख तक, ये बहुत ही मतलब उसमें तो सबको मालूम है, देश के बच्चों की उसमें क्या कहा गया, क्या क्या जहर घोला गया। एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हुए जो बातें कही गई वाकई में संविधान के खिलाफ थी, देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसके खिलाफ थी। तो उस पर तो ये तो होना ही था, और सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा कदम है कि उसने कबूल कर लिया है, मामला अपने अंदर में ले लिया है और उस पर सुनवाई करने को तैयार है। ये बहुत ही अच्छी खबर है देशवासियों के लिए। और बयान देने से पहले जो कि यति नसीमानंद वहाँ का हेड है, ऑर्गेनाइज़र है, उसको तो सोचना चाहिए था या तो कोई साजिश है, खुली साजिश है, उसको सपोर्ट भी है बड़े बड़े लोगों का, तभी वो ऐसी बात कर रहा है, वरना ऐसे तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये हिंदू राष्ट्र तो है नहीं। ये इंडिया जो है धर्मनिरपेक्षता के बेस पर बना हुआ एक राज्य है, एक राष्ट्र है जो संविधान से चलता है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, उसके हिसाब से चलता है, काम करता है। अगर हिंदू राष्ट्र होता तब ऐसा बयान देता अगर, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी हैरत की। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, और जहाँ पर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जो कि वर्ग विशेष को नुकसान पहुँचाने की बात करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मामले को लिया। और कपिल सिब्बल का भी कहना कहीं ना कहीं सही है कि सत्यमेव जयते जो नारा था हमारा और रहेगा हमेशा, उसको बदल के अब शस्त्रमेव जयते किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है। हालांकि मतलब ये कामयाब तो नहीं हो पाएंगे हमारी कोशिशें, और जनता के जो फैसले हैं वो मुल्क के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं, हमेशा खड़े हुए हैं। इनकी कोशिशें नाकाम ही जाएंगी, लेकिन इनका विरोध तो होना ही होना चाहिए। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि 32 IFS के पूर्व जो अधिकारी थे, उन अफसरान ने लेटर लिखा, खुला पत्र लिखा है कि मतलब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कोई इन पर रहम नहीं करना चाहिए कि ये हिंदू हैं, क्योंकि ये हिंदू के नाम पे कलंक है। हिंदू ऐसी बात कभी नहीं कर सकता, ये भी हकीकत है। जो जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया वहाँ पर कुछ जो धार्मिक गुरु थे वो उठ के चले गए, उस धर्म संसद का उन्होंने बाइकआउट किया था, हमें देखने को मिला ये सब। हाँ, और उसके बाद से लेकिन जो वहाँ का जो मास्टरमाइंड थे, जो कालीचरण जो थे गुरु, कालीचरण गुरु, जिनके सपोर्ट में अभी देखे सोशल मीडिया पर भी काफी लोग जो है उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं हमारे देश की जो गंगा जमुना तहजीब है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका बड़ा खसारा होगा, क्योंकि इस मुल्क को ये शुरुआत से आप देखें तो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर रहते हुए हैं। चाहे मुगलों का दौर था, उसके बाद अंग्रेज आए तो उसके खिलाफ जब लड़ना हुआ तो सबने साथ मिलकर लड़ाई की, जिहाद किया, जंग किया और देश को आज़ाद करवाया सबने मिल करके। 1857 में फेल हो गई थी भले, लेकिन 1947 में गांधी जी के नेतृत्व में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त सब कोई लड़ने वाले सारे मुजाहिद जो है हर धर्म के, हर मिल्लत के मौजूद थे यहाँ पर। तो इससे ये बात साफ है कि ये मुल्क जो है बहुत ही अनोखा मुल्क है, जो यहाँ की तहजीब और सकाफत है कि सारे धर्म एक साथ मिलकर चलते हैं। यहाँ 1600 तकरीबन बोलियाँ बोली जाती हैं, बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं। तो ये मुल्क की, इस मुल्क की खासियत है हिंदुस्तान की। तो ऐसे इसको बिगाड़ने के लिए ये सब साजिशें तो होती रहती हैं, होती रहेंगी, लेकिन इंशाअल्लाह जो यहाँ का सच्चा नागरिक है, जो यहाँ के संविधान के प्रति कुछ रखता है, जज्बा रखता है, तो वो तो ये इसका विरोध करेगा ही करेगा, किया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा काम हुआ। सुप्रीम कोर्ट से हम यही उम्मीद रखते हैं कि वो हक और इंसाफ की बात करेगा, फैसला सही करेगा। जी बिल्कुल, का जो फैज़ान अशरफ ने कहा कि जो हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो IAS IPS और जो भी बड़े बड़े ओहदे पे लोग बैठे हुए हैं, उनके हाथ में संविधान की रक्षा उन्हीं लोगों के हाथ में है, और वो लोग ही हमारे देश के संविधान को बचा सकते हैं। और जो देश का जिम्मेदार नागरिक है, जो लोकतंत्र पे विश्वास रखता है, वो ऐसे लोगों का बाइकआउट जरूर करेगा, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारी गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये थे आज के मुद्दे, हमने चर्चा की देश के बड़े मुद्दों पर। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक की दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।